आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड नाइकी के बारे में। क्या आप जानते हैं इस ब्रांड की शुरुआत एक फेल्ड एथलीट से हुई थी। इस ब्रांड के फाउंडर फिल नाइट ने अपने पापा से सिर्फ $50 मांगकर इस सपने की शुरुआत की थी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। फिल नाइट यूएसए के ओरेगन शहर से बिलोंग करते हैं। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब वो स्टैनफोर्ड से एमबीए करके घर लौटते हैं। उनका सपना एक महान एथलीट बनना था, लेकिन किस्मत ने उन्हें सिर्फ गुड एथलीट बनाया था, ग्रेट नहीं। 1962 की एक सुबह जब वो रनिंग कर रहे थे, उनके मन में आया एक क्रेजी आइडिया, शू बिजनेस का आइडिया। फिल ने अपने स्टैनफोर्ड के रिसर्च पेपर में लिखा था कि कैसे जापानीज रनिंग शूज अमेरिकन मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापानीज कैमराज ने जर्मन कैमराज को पीछे छोड़ दिया। अपनी रिसर्च को लेकर वो जापान जाने का प्लान बनाते हैं। उनका मानना था कि बिना दुनिया को देखे वो इस बिजनेस को नहीं समझ सकते। अपनी थोड़ी सेविंग्स के साथ वो वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ते हैं और उनकी शुरुआत होती है हवाई से। हवाई के बाद वो जापान जाते हैं और ओनित्सुका के साथ मीटिंग बुक करते हैं। जब फाइनली मीटिंग होती है तो ओनित्सुका के लोग उनसे उनकी कंपनी के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिल के पास कोई कंपनी ही नहीं थी। वो बिल्कुल डर गए। तब उनके दिमाग में उनके रेसेस में जीते हुए वो ब्लू रिबन्स याद आए, जिनसे वो बहुत प्राउड फील करते थे। तो उन्होंने जल्दी से कहा कि वो ब्लू रिबन्स कंपनी से हैं, जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिल ने पिच किया कि वो ओनित्सुका के हाई क्वालिटी शूज अमेरिका में एडिडास से सस्ते प्राइस पर बेचेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिकन शू मार्केट का साइज $1 बिलियन तक हो सकता है, और ये सुनते ही ओनित्सुका के लोग हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत डील साइन कर ली। फिल ने अपने पापा से $50 तार करवा कर ओनित्सुका को अपना पहला शू का ऑर्डर भी प्लेस किया। इस सक्सेसफुल मीटिंग के बाद फिल ने दूसरी कंट्रीज का टूर किया। उन्होंने टेम्पल ऑफ एथीना नाइकी भी देखा, जहां गॉडेस एथीना को नाइकी, जिसका मतलब है विक्ट्री की गॉडेस, माना जाता है। लेकिन जब वो 1963 में घर लौट कर आए, उन्हें पता चला कि उनके ओनित्सुका के शूज अभी तक आए ही नहीं हैं। उन्होंने कुछ वक्त तक ओनित्सुका को लेटर भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जब तक शूज आए, फिल ने डिसाइड किया कि उन्हें पैसे कमाने होंगे, तो उन्होंने एक अकाउंटिंग कोर्स किया और एक बड़ी नेशनल अकाउंटिंग फर्म में जॉब शुरू की। 1964 में फाइनली उनके घर पर ओनित्सुका के शूज की डिलीवरी होती है। 12 जोड़ी वाइट शूज। फिल को वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज लगते हैं। उन्होंने सबसे पहले 2 जोड़ी शूज अपने पुराने कोच बिल बावरमैन को भेजे। बावरमैन एक स्ट्रिक्ट लेकिन इनोवेटिव कोच थे, जो अपने स्टूडेंट्स के शूज को मॉडिफाई करते थे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। स्टूडेंट्स उनसे डरते थे, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक गॉड लाइक फिगर बन चुके थे। तो जब उन्हें ओनित्सुका के शूज मिले, उन्हें उन शूज में पोटेंशियल दिखा। उन्होंने फिल को पार्टनरशिप प्रपोज की। 51% हिस्सा फिल का, ताकि वो मेन डिसीजन मेकर रहे, एंड 49% बिल बावरमैन का। इसके बाद उन्होंने मिलकर अपना पहला ऑर्डर 300 शूज का ओनित्सुका को प्लेस किया। जैसे ही ऑर्डर आया, फिल को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब सारे स्टोर्स ने उनके शूज़ बेचने से रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने अपनी कार की डिग्गी से शूज़ बेचने शुरू किए। उनकी स्ट्रैटेजी अब ये थी कि वो डिफरेंट स्पोर्ट्स और रनिंग इवेंट्स में जाकर कोचेज़ एंड रनर्स से बात करेंगे और उनको अपने शूज़ बेचने का ट्राई करेंगे। इस चीज़ में उन्हें बहुत सक्सेस मिला। हर जगह से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। लोग इतना ऑर्डर करने लगे कि वो उस स्पीड में ऑर्डर लिख ही नहीं पाते थे। फिल ने पहले भी सेल्स की जॉब की थी, पर उसमें उन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिली। उनकी सक्सेस का असली रीज़न उनका रनिंग में विश्वास था। उनका मानना था कि रनिंग से ये दुनिया और लोग और बेहतर हो सकते हैं, और ये शूज़ रनिंग के लिए बेहतर है। उनका ये विश्वास देखकर लोग भी शूज़ खरीदने को राज़ी हो जाते थे। फिल को अब बैंक से लोन मिलना भी अप्रूव हो गया था, जिससे वो और बड़ा ऑर्डर प्लेस कर पा रहे थे। फिल की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, बट तभी उन्हें एक लेटर आता है, जिससे वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो लेटर एक रेसलिंग कोच का होता है। वो कोच ऐसे क्लेम करता है कि वो ओनित्सुका के लोगों से मिला एंड अब वो अमेरिका का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, और फिल को धमकी देता है कि वो ओनित्सुका के टाइगर शूज़ बेचना बंद कर दे, वरना वो कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। फिल को बिजनेस करते हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे कि वो अब एक कोर्ट केस में फंसने भी वाले थे। फिल ने क्लैरिफिकेशन मांगते हुए ओनित्सुका को एक घबराहट भरा लेटर लिखा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से जापान जाकर ओनित्सुका का सामना करेंगे।
उस टाइम जापान में 1964 के ओलंपिक्स चल रहे थे। फिल की मुलाकात मिस्टर ओनित्सुका यानी पूरी ओनित्सुका कंपनी के मालिक से हुई। मिस्टर ओनित्सुका फिल के पैशन से इम्प्रेस हो गए। उन्होंने फिल में अपनी छवि देखी और उन्होंने फिल को वेस्टर्न स्टेट्स में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने की परमिशन दे दी और उस कोच को ईस्ट कोस्ट तक सीमित कर दिया। ब्लू रिबन्स को काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का भी सामना करना पड़ता है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए फिल ने बैंक से लोन लेना शुरू तो किया था, बट उस समय बैंक्स बिजनेसेस को आज के टाइम जितना सपोर्ट नहीं करते थे। फिल की कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। जो भी पैसा फिल कमा रहे थे वो सारा का सारा उसी बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दे रहे थे। जब वो सारे शूज़ बेचकर लोन चुका देते थे तो वो ओनित्सुका से एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करते थे जो पिछले ऑर्डर से भी डबल साइज का होता था एंड उस ऑर्डर के लिए बैंक से लोन मांगते थे। क्योंकि उनके पास जमा हुआ कैश नहीं था, उनका बैंकर उनको काफ़ी वार्निंग्स देता था। इसके अलावा ओनित्सुका कंपनी भी हमेशा उनका ऑर्डर देरी से पहुंचाती थी, जिससे फिल के पास और भी कम समय बचता था अपने शूज़ बेचकर लोन चुकाने का। 1965 में इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जानने के बावजूद भी फिल के स्टैनफोर्ड के दोस्त जेफ जॉनसन ने ब्लू रिबन्स ज्वाइन करे एंड ब्लू रिबन्स के फर्स्ट फुल टाइम एम्प्लॉय बने। जॉनसन को भी उस प्रोडक्ट पर पूरा विश्वास था और उन्होंने फिल के साथ मिलकर उस कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया। 1967 में बाउमैन ने पुराने शू मॉडल्स के बेस्ट फीचर्स को मिलाकर एक नया शू डिज़ाइन किया, कॉर्टेज। जब ये लॉन्च हुआ इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ने लगी और ब्लू रिबन्स ने उस साल $84,000 कमाए। 1969 में ब्लू रिबन्स का रेवेन्यू $3 लाख हो गया था। इसका बड़ा श्रेय उनकी स्ट्रैटेजी को जाता है। उनकी स्ट्रैटेजी बाकी कंपनी से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अपने सेल्स टीम में प्रोफेशनल सेल्समैन की जगह एक्स रनर्स और कोचेस को रखा था जो अपने पैशन से शूज़ बेचते थे। बढ़ते रेवेन्यू के बाद भी फिल कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ओनित्सुका से ज़्यादातर ऑर्डर्स लेट आते थे और वो भी गलत मॉडल्स के साथ। तो सोचिए उनका क्या हाल होता होगा। गलत मॉडल्स की वजह से सारे शूज़ बिक नहीं पाते थे, जिनकी वजह से लोन चुकाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। पैसे कमाने के लिए फिल अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को शेयर मार्केट में हाई होप्स के साथ बेचने के लिए डालते हैं, लेकिन उनको बड़ा सदमा लगता है जब कोई भी उनके शेयर्स नहीं खरीदता। फिल को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो शेयर मार्केट से कंपनी को वापस हटा देते हैं। अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से वो एक जापानीज ट्रेडिंग कंपनी निशो इवाई से डील कर लेते हैं। 1971 में फिल को पता चलता है कि ओनित्सुका अमेरिका में दूसरे सप्लायर्स भी ढूंढ रही है। फिल ये जानकर हैरान हो जाते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है जैसे उनको धोखा मिल रहा हो। फिल ने ओनित्सुका को यूएस में फेमस करने के लिए इतनी मेहनत करी और अब ओनित्सुका दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रही है। उसी साल ओनित्सुका ब्लू रिबन्स को टेक ओवर करने का प्रपोजल करती है। फिल ओनित्सुका पर बहुत डिपेंडेंट थे, इसीलिए उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। फिल अपनी कंपनी बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वो ओनित्सुका को मना करेंगे तो उनको शूज़ कौन सप्लाई करेगा। बट फिल ने हार नहीं मानी और निशो की हेल्प से नए सप्लायर्स ढूंढे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फिल एक नया ब्रांड चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया जो कि एक्चुअली एक कॉलेज गर्ल थी एंड उसने नाइकी का फेमस शूश लोगो डिज़ाइन किया। उस डिज़ाइन के लिए फिल ने उसको $35 दिए। ब्रांड के नेम के लिए जेफ जॉनसन ने उनकी टीम को बताया कि उनके सपने में एथीना नाइकी आई थी जो कि ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री थी और इस तरह ब्रांड नाइकी का जन्म हुआ। जब ओनित्सुका कंपनी को पता चला कि फिल दूसरे सप्लायर से भी डील कर रहा है तो ओनित्सुका ने नाइकी पर केस कर दिया। फिल की टीम ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिल को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया ये कहकर कि इसी दिन का हमें बरसों से इंतज़ार था। अब हम किसी और ब्रांड के जूते नहीं बेचेंगे पर अपने खुद के ब्रांड नाइकी के शूज़ बेचेंगे। इसी जज्बे के साथ फिल और उनकी टीम ने ओनित्सुका से वो केस भी जीत लिया। नाइकी ने एक स्टार रनर स्टीव प्रीफोंटेने को हायर किया। प्री की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी एंड वो एक फिनोमिनल रनर थे। उनका पैशन और परफॉर्मेंसेस नाइकी की स्पिरिट के साथ अलाइन करते थे। उनकी वजह से नाइकी लोगों में और फेमस हुआ। प्री अक्सर नाइकी की टी शर्ट पहनते एंड अपने रनर दोस्तों को नाइकी के शूज़ रिकमेंड करते थे।
1975 में फिल काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। उन्हें नीशो को $1 मिलियन पे करना था। नाइकी बैंक ऑफ कैलिफोर्निया से भी $1 मिलियन डेप्ट में थी, लेकिन उनके पास सिर्फ $25,000 थे। तो उन्होंने अपने हर नाइकी ब्रांच के अकाउंट से पैसे निकाल लिए और नीशो को पे कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद उनके फैक्ट्री वर्कर्स का सैलरी चेक बाउंस हो गया। इसकी वजह से बैंक ऑफ कैलिफोर्निया ने नाइकी के फंड्स फ्रीज कर दिए और FBI को नोटिफाई कर दिया। यहाँ से फिल की कहानी एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर चली गई। फिल ने नीशो के पावरफुल हेड ईटो तादाकाकी को सब कुछ एक्सप्लेन किया और $1 मिलियन की रिक्वेस्ट की। ईटो ने उनसे नाइकी के सारे एक्सपेंसेस देखने की मांग करी। ऑडिटिंग के दौरान एक नई फैक्ट्री लेने के हिडन एक्सपेंसेस भी दिखे, लेकिन ईटो ने कुछ नहीं बोला। फिर आगे ईटो और फिल बैंक ऑफ कैलिफोर्निया गए। फिल ये मान चुके थे कि उनकी कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है एंड अब बंद भी हो जाएगी। लेकिन तब कुछ ऐसा होता है कि फिल को भी यकीन नहीं होता। नीशो ने फिल की कंपनी का सारा डेब्ट एक साथ पे कर दिया। आप सोचिए ये कितना बड़ा टर्न अराउंड था। ईटो ने बाहर आकर फिल को बोला कि उन्हें स्टुपिडिटी यानी बेवकूफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। फिल को लगा कि ईटो उनकी बात कर रहा है, लेकिन ईटो असल में बैंक के लोगों को स्टुपिड कह रहे थे। ईटो ने बोला कि लोग नंबर्स पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। ईटो एक्चुअली नाइकी के पैशन से इम्प्रेस हो गए थे। फिल ने ईटो का बहुत शुक्रिया किया। उनकी कंपनी अब बैंकरप्ट होने से बच गई थी। ईटो की मदद को वर्थ इट साबित करने के लिए फिल ने अब नाइकी का पोटेंशियल प्रूव करने की ठान ली। 1975 में बावोमेन के वॉफल ट्रेनर शूज़ मार्केट में आए और हिट हो गए। ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि स्टाइलिश भी थे। लोगों ने उन्हें एवरीडे लाइफ में पहनना शुरू कर दिया। उस समय पे स्पोर्ट्सवेयर को अपनी डेली लाइफ में पहनना बहुत रेयर था, बट नाइकी धीरे धीरे ये सब चेंज कर रहा था। फिल को एक आइडिया आया, ये शूज़ ब्लू कलर में भी बनाए जाएं ताकि जीन्स के साथ ज़्यादा मैच कर सके। उनके इस छोटे से डिसीजन ने सेल्स में आग ही लगा दी। डिमांड बहुत बढ़ गई। नाइकी इतने शूज़ बना ही नहीं पा रहा था। उनके सारे सेल्समैन और भी ज़्यादा ब्लू वॉफल ट्रेनर्स की डिमांड कर रहे थे। नाइकी अब एक घर घर का ब्रांड बन चुका था। 1976 ओलंपिक्स ट्रायल्स में 3 एथलीट्स ने नाइकी शूज़ पहनकर टॉप 3 फिनिश किया। अगले दिन नाइकी के स्टोर्स कस्टमर्स से भर गए। कंपनी तेज़ी से ग्रो होने लगी। पर 1977 में नाइकी को एक और बड़ा झटका लगता है। US गवर्नमेंट नाइकी को कहती है कि नाइकी को $25 मिलियन का टैक्स पे करना पड़ेगा। असल में ये उनके कॉम्पिटिटर्स की एक चाल होती है। फिल नाइट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को समझाते भी हैं कि ये उनके कॉम्पिटिटर्स की एक चाल है एंड उन्होंने अपने शूज़ के टैक्सेस अभी तक सारे पे किए हैं, बट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनकी एक नहीं सुनते। तो उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजिक प्लान इम्प्लीमेंट किया। फर्स्टली उन्होंने एक बहुत सस्ते शूज़ को लॉन्च किया ताकि उनका इम्पोर्ट टैक्स जो शूज़ के प्राइस का 20% था वो कम हो जाए। सेकेंड, उन्होंने एक टीवी कमर्शियल लॉन्च किया जिसमें उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक बड़ी बुरी गवर्नमेंट से लड़ते हुए दिखाया। उनके कमर्शियल ने लोगों का दिल छू लिया। एंड फाइनली उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स पर $25 मिलियन का एंटी ट्रस्ट केस भी फाइल किया। उनके इस स्ट्रैटेजिक मूव ने गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया एंड गवर्नमेंट सेटलमेंट के लिए मान गई। अब फिल ने एक और बार अपनी कंपनी को बचा लिया। उसी साल में नाइकी का पब्लिक स्टॉक ऑफरिंग ओपन हुआ जिसमें अब नाइकी का वर्थ $175 मिलियन बन चुका था। आपको वो दिन भी याद होगा जब फिल ने पहली बार नाइकी का स्टॉक ऑफरिंग किया था और किसी ने भी उनका एक भी स्टॉक नहीं खरीदा था। तो ये थी दोस्तों नाइकी की इंस्पायरिंग कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।